नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर्स में। कल भी मैंने एक ईवीएस का वीडियो आपको दिया था। अगर आप यूपी टेट में 30 में 30 टारगेट करना चाहते हैं कि 30 में 30 नंबर आपको मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली आपको 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करा रही हूँ ईवीएस की। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 नंबर ला सकते। ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। बहुत पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसें, आपको 4 गैसों के नाम दे देगा और इनमें से कोई एक गैस उसमें नहीं होगी और वही आपको टिक करनी होगी। और या तो ये पूछ लेगा इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ये आपके वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इन्हीं गैसों का दुष्प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कौन सी गैस प्रभावित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका साइन है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित करती है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हो, तो मीथेन। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के खेत में कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो वो भी आप ध्यान रखिए, मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले किसने बताया था कि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ऐसी कोई गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित कर रही हैं, तो जोसेफ फॉरियर ने बताया था ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश आपका कार्बन मुक्त पहला राज्य बन गया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किया गया उपाय था। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए जिससे पृथ्वी की जो ताप बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच एक करार था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। जो ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं उसी की देखरेख करने के लिए और अपनी अर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ओजोन परत में छिद्र हो गए तो बहुत सारी जो जनसंख्या है वो त्वचा कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। तो ओजोन परत के संरक्षण को बचाने के लिए, उसको ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं उससे को संरक्षित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक आयोजन किया गया था। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो कैरोटीनाइड एक प्रकार का वर्णक है जो वनस्पतियों में पाया जाता है। जो ये पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य की, उनसे पौधों की रक्षा करता है। UNEP सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। आपको बस ये याद रखना है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इकोमार्क से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। मतलब कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं उससे आपके पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको इकोमार्क दिया जाता है। कई बार आप किसी रैपर में देखिए इकोमार्क का साइन भी बना होता है। EPA का पूर्ण रूप क्या है। EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का एक संगठन है। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ओस्लो में। अगर आपसे पूछा जाए तो कि ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा उसके पीला पड़ने का कारण जो है वो अम्ल वर्षा है। और क्यों आगरा में अम्ल वर्षा हो रही, तो इसका कारण मथुरा में जो तेल शोधक संस्थान लगा है उसकी वजह से ये इफेक्ट है और ताजमहल इसी कारण से पीला पड़ रहा है।
मेधा पाटेकर कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटेकर पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य पर्यावरणविद कौन थी, या मेधा पाटेकर किससे संबंधित हैं? तो नर्मदा बचाओ से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। ये शोध संस्थान से क्वेश्चन अक्सर यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको ग्रीन पीस नाम दिया गया है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। तो कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि ओजोन दिवस कब हम मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो WM एडम्स जो हैं वो ग्रीन डेवलपमेंट या हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं। हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देहरादून में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। और उसके बाद यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी पूरा नाम दिया होता है और कभी कभी MIC मिक भी नाम दे दिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड वो गैस थी जिसका भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था, ध्यान रखिएगा। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसी में ये डिसाइड हुआ था कि ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान दिया जाए और उसकी लेयर को बचाने के लिए इन गैसों का कम से कम उत्सर्जन किया जाए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली एक जो हैं वो पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली जो थे वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 को। आपको याद रखना है 1973 में सबसे पहले हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1973 में ही आपका टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइगर मैन से के नाम से किसको जानते हैं? तो कैलाश सांखला को जो आप हैं टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। और 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो उसके पहले महानिदेशक बने थे। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो KM मुंशी ने किया था। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? तो पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बस आपसे ये सन पूछा जाता है कि ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में। ये इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ये भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाता है। किस मंत्रालय को? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप बस से सफ़र करते हैं तो रास्ते में आपको कई जगह रास्ते में बीच में पेड़ लगाए गए हैं और सड़क के किनारे किनारे भी पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। और अगर आप इसको ऊपर
हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो आपको ये मफलर की तरह दिखाई देगा, ग्रीन कलर की एक रेखा बनी हुई है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ग्रीन मफलर, और ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। ये याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ये जितने भी सन इसमें दिए हुए हैं ये सारे सन इम्पॉर्टेंट हैं, खास तौर पे ये 1986 वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत पूछा जाता है। 1986 में लागू किया गया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2002 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1966 को। जल की कठोरता को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं जल का मृदुकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन प्रक्रिया द्वारा। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आसवन प्रक्रिया द्वारा। और प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है वो वर्षा का जल है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ये बहुत पूछा जाता है, जैविक मरुस्थल कौन सी नदी कहलाती है? तो दामोदर नदी आपकी जैविक मरुस्थल कहलाती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक। और आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा कहाँ का भूमिगत जल प्रभावित है? तो पश्चिम बंगाल, ये आप लोग याद रखिएगा। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित, मतलब कितना प्रतिशत जल जो है वो शुद्ध रूप में जो है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है? आपने ग्लेशियर्स के नाम सुने होंगे, तो वो 70% जल जो है वो हिमानी के रूप में भंडारित है। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, आप याद रखिएगा। ये कुछ पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट में बहुत पूछे जाते हैं। यूपी टेट में पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अब चूंकि गवर्नमेंट के नए रूल आ रहे हैं, टेट के मार्क्स भी जुड़ने का बताया जा रहा है कि टेट के मार्क्स भी जुड़ेंगे, तो अब आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। तो आपका पर्यावरण एक ऐसा विषय है, आपका हिंदी जो विषय है, मनोविज्ञान जो विषय है, इन विषयों पे आप जितनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, यही जो है ये आपकी मेरिट बनाएंगे। तो कोशिश करिए जितने में भी मैं पर्यावरण के क्वेश्चन आपको करा रही हूँ आप इनको लर्न करते चलिए। धीरे धीरे मैं इनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूँगी, जिसमें आप लोगों को नोट्स ना बनाने पड़े। आप इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वहीं से लर्न करते चलिए। रिवीज़न ही एक उपाय है जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू।